हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का चैप्टर दूसरा दो अध्याय दूसरा है अम्ल क्षारक और लवण के बारे में। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अम्ल से। अम्ल क्या होता है? अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। परिभाषा होती है वे यौगिक जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CH3H8O7। इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ये सब अम्ल हैं और भी बहुत से अम्ल होते हैं। जब इनको तोड़ा जाएगा इनके जलीय विलयन में तो ये भी H प्लस आयन देगा, ये भी H प्लस आयन देगा, ये भी H प्लस आयन देगा, सब H प्लस आयन देंगे तो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। कोई भी पदार्थ हो उसके दो गुण होते हैं, यानी उसकी दो विशेषताएं होती हैं, एक भौतिक वाली और एक रासायनिक वाली। यानी इनकी जो विशेषता, अम्ल की विशेषता है वो भौतिक वाली क्या है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। हालांकि हम सारे अम्ल को चख के नहीं बता सकते कौन खट्टा है कौन खट्टा नहीं है, कि अम्ल है कि नहीं है। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हमें चखना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, लेकिन हम सारे अम्लों को चख नहीं सकते। इसलिए हम सूचक के माध्यम से अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। तो ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल जो होता है उसमें नीला लिटमस पत्र डुबोया जाता है तो उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। एक ट्रिक है अनिल। अ से अम्ल होता है, न से नीला और ल से लाल, यानी अम्ल जो है नीले को क्या कर देगा? लाल कर देगा। लेकिन एक विशेषता और है कि अम्ल लाल को क्या करेगा? तो अम्ल लाल यानी लाल लिटमस पेपर को यदि अम्ल में डुबोया जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। यानी अम्ल जब नीले वाले लिटमस पत्र को जब अम्ल डुबोया जाएगा तो लाल होगा, लेकिन लाल वाले को डुबोया जाएगा तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है कि कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम। जैसे इमली है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में सिट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल होता है। लेकिन सिट्रिक अम्ल ज्यादा मात्रा में होता है तो आता है ऑप्शन में आता है तो आप सिट्रिक लगा देते हैं। ज्यादा वरीयता सिट्रिक को दी जाती है क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में। लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल भी होता है। क्यों होता है? कभी कभी आपने सुना होगा पथरी। पथरी का कारण भी ऑक्जेलिक अम्ल ही है, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम के साथ क्रिया करता है। हमारे शरीर में कैल्शियम तत्वों की मात्रा होती है। जब वो ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट, जिसे हम सामान्य भाषा में पथरी कहते हैं, वही होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। दूध दही, लैक्टिक अम्ल। दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से, और जो उसमें अम्ल उपस्थित होता है उस अम्ल को कहते हैं लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। बिच्छू का डंक या चींटी, जो बिच्छू का डंक मारता है उसके डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। चींटियों में फार्मिक अम्ल होता है जिसे हम मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, सूत्र होता है CH3COOH, ये सिट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो ये होता है। आगे आगे का हमारा टॉपिक है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल आसान है। सांद्र अम्ल मतलब होता है कि वे अम्ल, वे, या लिखो जिसमें, ऐसे लिखो आसान भाषा में, जिसमें अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा ज्यादा तथा जल की मात्रा कम होती है। जल की मात्रा कम होती है। क्या होता है? सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है, ये देखना है। तनु अम्ल क्या होता है? देख सकते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा ज्यादा होती है। सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम। तनु अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा हो। यही अम्ल हम लैब में प्रयोग करते हैं। जो भी हमें प्रयोग करना होता है पढ़ाई के दौरान, जो अम्ल होता है उस तनु अम्ल होता है, क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा ज्यादा होती है। अगला टॉपिक है हमारा अम्ल के रासायनिक गुण। हम मिटाते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं अम्ल के रासायनिक गुण।
हमें सूचक के बारे में जानना है, लेकिन हम क्षार के भौतिक गुण पढ़ेंगे तो उस समय आपको सूचक के बारे में बता देंगे। अम्ल के रासायनिक गुण, पहला है अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो हम पहले यहाँ परिभाषा लिख देते हैं, फिर एक तरीका बताएंगे और बाकी सब में वैसे ही पढ़ते चलेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखते हैं अम्ल धातु के साथ, ये इसके गुण है, इसकी विशेषता है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या पढ़े हम लोग कि जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ इसी की चर्चा कर रहे थे कि हम ऐसे लिखते चलेंगे, आप लोग समझते चलिएगा। अम्ल जब किसके साथ क्रिया करेगा, धातु के साथ, तो क्या बनाया है, लवण बनाया है और हाइड्रोजन गैस बनाया है। गैस के ऊपर तीर के निशान लिखते हैं, तो ऐसे ही हम लिख दिया करेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। वैसे परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं अपने मन से कि अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एक देख लेते एग्जाम्पल, HCl किसके साथ करेगा, सोडियम के साथ। सोडियम धातु है, HCl क्या है, अम्ल है, तो बनेगा NaCl। NaCl क्या है, लवण है, प्लस बनेगा हाइड्रोजन गैस। संतुलित नहीं है तो कर लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, 2 है हो गया, HCl 2 है तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, संतुलित हो गया। संतुलित करने को आपको बताया गया है पहले चैप्टर में जो मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पीछे जाकर देख सकते हैं कैसे संतुलित किया जाता है। तो ये इसकी पहली विशेषता है। रासायनिक गुण क्या होता है कि विशेषताएं ही होती हैं, लेकिन जो कि दिखती नहीं है, उसके दौरान जो परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक। जैसे कोई मान लो कि हमने परिवर्तन पढ़ा है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पहले वाली पदार्थ को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार अगर परिवर्तन हो गया तो पहले वाले को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये अंतर होता है भौतिक और रासायनिक का। अब दूसरा देखते हैं, अम्ल का धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, क्या कह रहा है कि जब अम्ल धातु के कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो यहां लिख लेते हैं, जब अम्ल किसके साथ, धातु के कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, CO2। याद रहेगा आप लोगों को, ये इसकी दूसरी विशेषता है, दूसरा रासायनिक गुण है। पूछता है एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में आता है कि अम्ल के 2 रासायनिक गुण बताइए या अम्ल के 3 रासायनिक गुण उदाहरण के साथ बताइए। तो आप एक एक उदाहरण भी देते चलेंगे। अम्ल जैसे लिख लेंगे HCl, धातु का कार्बोनेट यानी Na2CO3। एक है सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम जो है धातु है, ये CO3 कार्बोनेट है यानी सोडियम कार्बोनेट। इसे सोडा राख या धावन सोडा कहते हैं, धावन सोडा। तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे, HCl 2 हो गया यहाँ, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, H2 था ही, ऑक्सीजन 3 था तो 1 और 2 1 3। ठीक है, संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी दूसरी विशेषता थी, दूसरा रासायनिक गुण था कि जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा, तो अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। कैसे बनाएगा देखते हैं। HCl क्या है, अम्ल है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, धातु का ये कार्बोनेट है, इसे हम सोडा राख या धावन सोडा भी कहते हैं। तो क्या बना है, सोडियम क्लोराइड लवण
जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। तीसरा गुण देखते हैं इसका। तीसरा, अम्ल का धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जैसे था कि धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, वैसे ही धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, सूत्र के तौर पर लिख सकते हैं, अम्ल धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट जब क्रिया करेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट तो क्या बनाएगा, सेम बनाएगा वही जो धातु के कार्बोनेट के साथ बनाया था, लवण, जल और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। तो सिंपल है, अम्ल को लिख लेते हैं HCl। क्या, धातु का हाइड्रोजन कार्बन NaHCO3। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। तो क्या बनाया, NaCl बनाएगा प्लस H2O प्लस CO2। सेम जो वही बात हुई थी कि जब अम्ल सोडियम के धातु के हाइड्रोजन कार्बन यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बन से बेकिंग सोडा कहते हैं, तो क्या बनाया, लवण बनाया, जल बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। 3 गुण हो गए। चौथा गुण हम देख लेते हैं इसका, चौथा रासायनिक गुण अम्ल का। एक चीज आपको बताते हैं, जब आगे अभी आपको पढ़ेंगे क्षार के रासायनिक गुण, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि क्षार के रासायनिक गुण तो होते हैं, लेकिन क्षार धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी जो तीसरा वाला है और जो दूसरा वाला गुण है उसके साथ क्रिया नहीं करता है। तो हम क्षारक में इसके साथ अभिक्रिया को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनके साथ कोई अभिक्रिया वो नहीं करता है। क्षारक अगर यहाँ अम्ल की जगह क्षार लिखा जाए और यहाँ इसको मिलाया जाए तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसलिए वो नहीं करेगा। अम्ल का धातु के साथ हो गया, धातु के कार्बोनेट के साथ हो गया, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो गया। फिर अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है कि कोई धातु हो और उसके साथ ऑक्साइड जुड़ा हो तो क्या बनाएगा। तो लिख लेते हैं, अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड या धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl क्या है, अम्ल है। CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है, धातु है, ऑक्साइड यानी वो कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया किया तो क्या बनाया, CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस जल H2O। संतुलित नहीं है तो संतुलित कर लेंगे। देख लो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है तो 2 हो गया, Cl2 है, यहाँ Cl भी 2 हो गया, तो ये संतुलित हो गया। सामान्य भाषा में आप समझिए, सिंपल भाषा में एकदम, कि जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। तो अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया किया तो लवण और जल बनाया है। HCl क्या है, अम्ल है। CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है, धातु है, ऑक्साइड O मैंने कॉपर ऑक्साइड जब क्रिया किया तो CuCl2 यानी ये लवण है, H2O जल है, ये बनाया है। तो अम्ल के रासायनिक गुण हमने पढ़ लिए। अब हमें क्षार पढ़ना है, क्षार या क्षारक। और थोड़ा सा अंतर है क्षार और क्षारक में, अभी हम जानते हैं। तो क्षारक शुरू करते हैं हम। क्षारक को बेस कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि वे यौगिक
जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या था कि जो H प्लस आयन देता था अम्ल कहलाता था, वैसे ही सेम जो OH माइनस आयन देगा वो क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। जैसे NaOH, इसको हम तोड़ेंगे तो OH निकलेगा वहां, KOH, MgOH ट्वाइस होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, और बहुत से ऐसे क्षारक हैं। ठीक, तो ये है क्षारक, तो उनको तोड़ा जाएगा तो इसमें OH माइनस आयन निकलेगा सब में से, तो ये क्या है, क्षारक है। और पढ़ेंगे क्षारक के भौतिक गुण। जैसे अम्ल का पढ़े थे वैसे इसका पढ़ लेते हैं। ये मुलायम होते हैं, दूसरा स्पर्श करने पर साबुन के जैसे होते हैं, सेम मतलब वो मुलायम होते हैं। तीसरा है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। मतलब क्या है कि जो क्षार है या क्षारक है वो लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। वैसे ही वहां पढ़े हैं कि वो नीला को क्या कर दे रहा था, लाल, ये उल्टा हो गया। ये क्षार जो है लाल को क्या कर रहा है, नीला। जो अनिल ट्रिक याद रखेगा, जस्ट उसका उल्टा कर देगा तो वो क्षार का हो जाएगा। एक बात और यहाँ नोटिस करने वाली है कि क्षार में जब नीले लिटमस पत्र को डुबाया जाएगा तो कैसा रंग आएगा, तो कोई रंग नहीं आएगा, वो नीला का नीला ही रहेगा, मतलब कोई उसके अलग वाला रंग नहीं आएगा। इसका मतलब लाल से नीला नहीं, नीला से लाल नहीं होगा, नीला का नीला ही रहेगा। लेकिन लाल वाले को डुबा जाएगा तो वो नीला हो जाएगा। ये क्षार के भौतिक गुण है। अभी रासायनिक गुण जानने से पहले हम थोड़ा पढ़ते हैं सूचक के बारे में। किसके बारे में, सूचक, जिसे इंडिकेटर कहते हैं। सूचक क्या होता है कि वे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल तथा क्षारक की पहचान करते हैं या सूचना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। लिख सकते हैं वे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल तथा क्षारक की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। क्या समझा आपको कि जो पदार्थ किसी विलयन में कि अम्ल उपस्थित है कि क्षारक उपस्थित है, इसकी सूचना थे, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। कई इस प्रकार के सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक, 3 प्रकार के सूचक होते हैं। लेकिन हम सिंपल में ऐसे पढ़ लेते हैं, कक्षा 10 में दिया बस कई सूचकों जैसे जैसे सबके नाम पढ़ लेते हैं, बता देंगे कौन कौन से प्राकृतिक है। जैसे लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र ये क्या है, ये प्राकृतिक सूचक है। हल्दी हो गया, गुड़हल की पंखुड़ियां हो गई, अब आ जाइए फिनाइलएथिलीन, ये क्या है, ये कृत्रिम सूचक है। मेथिल ऑरेंज, ये क्या है, कृत्रिम सूचक है। और भी हैं प्याज वगैरह, ये भी सूचना देते हैं और क्षार की। तो ये है क्या, जो प्याज हो गया ये सब है गंधीय सूचक, गंध के माध्यम से
जब अम्ल के संपर्क में आते हैं तो गंध देते हैं, क्षार के संपर्क में आते हैं तो गंध नहीं देते हैं प्याज, तो वो गंधीय सूचक हो गए। लेकिन ये जो है कि कुछ प्राकृतिक सूचक है इसमें और ये कुछ कृत्रिम सूचक है। तो ये सूचक है, ये क्या करते हैं, अम्ल और क्षार होने की सूचना देते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। जैसे लिटमस पत्र को भी हम जाने हैं कि नीले को लाल कर देगा तो अम्ल होगा, लाल को नीला कर देगा तो क्षार होगा। हल्दी जो है कि क्षार के साथ क्रिया करेगी तो लाल हो जाएगी पीले से। तो ये सब सूचना देते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा, हाँ थोड़ा सा एक और पॉइंट जान लेते हैं जो अम्ल और क्षार की, क्षारक और क्षार में क्या अंतर है। तो जो क्षारक जो क्षारक जो क्षारक जल में घुल जाता है, घुलनशील होता है, जो क्षारक जल में घुलनशील होता है वे क्षार कहलाते हैं। वे क्षार कहलाते हैं। यानी क्षारक जो है जल में घुलने वाला भी होगा, जल में नहीं भी घुलने वाला होगा, वो क्षारक होगा जो हमने यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन क्षार कौन सा होगा, जो केवल जल में घुलता हो। किसमें घुलेगा, जो केवल जल में घुलनशील होगा वही होगा क्षार। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सभी जो क्षार हैं वो क्षारक हैं, सभी क्षार क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं है। लिख लेते हैं, सभी क्षार क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक सभी क्षारक क्षार नहीं है। जो भी क्षार होगा वो क्षारक भी होगा, क्योंकि क्षारक जो है जल में घुलने वाला भी होगा, जल में नहीं घुलने वाला भी होगा। तो सभी क्षार क्षारक होगा, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे, क्योंकि क्षारक वही होगा जो दोनों होगा, लेकिन क्षार जो होगा केवल जल में घुलेगा। इसलिए सभी क्षारक को हम क्षार नहीं कह सकते, लेकिन सभी क्षार को हम क्षारक कह सकते हैं। ये अंतर है इनमें। आगे हम पढ़ते हैं क्षार के रासायनिक गुण। अगला टॉपिक हमारा है क्षार के रासायनिक गुण। क्षारक के या क्षार के रासायनिक गुण। पहला है धातु के साथ अभिक्रिया। क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। बताइए, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया था, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाया था। सेम वही अभी बनाएगा। जब क्षारक जो है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, सेम जैसे अम्ल बनाया था। NaOH क्या है, एक क्षार है। देख लेते हैं, Na, देखते हैं कि रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। Na2ZnO प्लस H2, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट कहते हैं, एक प्रकार का लवण होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब क्षारक धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो Na2ZnO यानी सोडियम जिंकेट बना है, किसके साथ क्रिया किया, तो NaOH के साथ क्रिया किया है। जिंक यानी धातु है, ये क्षारक है। तो हमने ये पढ़ लिया पहली रासायनिक गुण। दूसरा होता है क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड के साथ
अभिक्रिया। अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया किया था, ये किसके साथ करेगा? अधात्विक ऑक्साइड के साथ। लिख लो क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड क्या बनेगा? जब अधात्विक ऑक्साइड से करेगा तो लवण और जल बनेगा, जैसे धातु के साथ बन रहा था, लवण प्लस जल। देखिए NaOH प्लस CO2, सी क्या है? अधात्विक है। O2 ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है, तो बनेगा, देखिए क्या बनेगा इसके बाद। ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्षारक का नाम चेंज कर, इसके साथ क्रिया करेगा तो वो नहीं बनाएगा, तो इसलिए CaOH ट्वाइस कर लेते हैं। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएगा? सी बनाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रकार का लवण है, और बनाएगा जल H2O। मिला लेते हैं कि संतुलित है कि नहीं है। सी ए एक है, दो दो चार है, तीन एक चार है, H2 दो है, ठीक है, संतुलित है। देखिए CaOH ट्वाइस क्या है? क्षारक है। CO2 अधात्विक ऑक्साइड है, जब क्रिया किया है तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना है, जिसे हम कहते हैं लवण, और जल बनाया है। तो ये दो है। मैंने आपको बताया था कि एक धातु के कार्बोनेट के साथ, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ नहीं जाने हैं। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा होता है अम्ल आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल तथा क्षार की आपस में क्रिया। देखिए अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे HCl एक अम्ल है, क्षार को ले लेते हैं NaOH, ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? NaCl, और बनाएंगे H2O। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। ऐसे भी आ जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, बताइए किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या अम्ल तथा क्षार की दोनों की आपस में क्रिया आएगी तो भी हम कहेंगे कि लवण और जल बनता है। एग्जाम्पल यहाँ है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला है अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। हटाते हैं इसे, इतना ही था इसका रासायनिक गुण। अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। इसको जानने से पहले हम समझ लेते हैं प्रबलता क्या होता है। प्रबलता मतलब क्षमता, शक्ति। अम्ल की शक्ति कब अधिक होगी? क्षार की शक्ति शक्ति कब अधिक होगी? तो इसको हम एक बार लिख के समझते हैं कि जिसमें H प्लस आयन अधिक होगा, उसकी प्रबलता अधिक होगी, या वो प्रबल होगा। अधिक होगा, वो प्रबल होगा, प्रबल अम्ल होगा, तथा जिसमें OH माइनस आयन अधिक होगा, वो प्रबल क्षार होगा। कैसे चेक करते हैं?
इससे पहले इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे ये जान लेते हैं। अम्ल और क्षार की प्रबलता हमने समझ लिया कि जिसमें H प्लस आयन जितना अधिक होगा वो उतना प्रबल अम्ल होगा, जिसमें OH माइनस आयन जितना अधिक होगा वो प्रबल क्षार होगा। लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए हमें पढ़ना होगा पीएच स्केल के बारे में, यानी पीएच के बारे में पढ़ना होगा। पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल या पोटेंज होता है। पोटेंज का मतलब पुषांश, पुषांश का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है, क्षमता। तो इसका होता है मतलब पोटेंस या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन की क्षमता। तो क्या होता है हाइड्रोजन की क्षमता, तो इसी के आधार पर हाइड्रोजन एक पीएच स्केल एक 14 लाइनों का पैमाना होता है, जो कि बीच में 7 होता है, इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इधर से 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो 14 तक पैमाना हो गया। अभी हम थोड़ा इसको ऊपर खींच लेते हैं ताकि बताएं कि किसमें किसकी सांद्रता अधिक होगी। ये हो गया 14 तक का पैमाना। ये H प्लस आयन है, ये OH माइनस आयन है, यानी इधर इधर OH माइनस आयन की सांद्रता क्या है, देखिए जैसे इसको हम इससे रंग बिरंग कर देते हैं। इसमें H प्लस आयन है। देखिए ये H वाला खाना है, इधर H की या सांद्रता ज्यादा है, इधर H की सांद्रता कम है, यानी H की क्षमता इधर अधिक है इधर कम है। तो जिधर अधिक है वो इधर वाला प्रबल, ये 7 के इधर जितना आएगा वो प्रबल अम्ल कहलाएगा, और इधर वाला जाएगा तो प्रबल दुर्बल अम्ल कहलाएगा। दुर्बल मतलब कमजोर। और वैसे ही यहाँ इधर जो है OH की सांद्रता अधिक है और इधर OH की सांद्रता कम है, तो इधर OH जितना वाले होंगे, जितना जिनका पीएच मान इधर होगा 7 से अधिक वाला होगा, वो क्या होंगे। पहली बात तो इधर का जो पीएच मान होता है वो 7 पे डिपेंड करता है। 7 7 वाले को उदासीन कहते हैं, इसके इधर वाला ही अम्ल होगा, इसके इधर वाला क्षार होगा। तो इसके इधर वाले में बहुत कम मात्रा अम्ल की होती है, इधर ही होती है। जैसे ही क्षार वाले क्या होता है, 7 के इधर जो यहाँ 7 वाली लाइन है, इसके इधर वाले तो जो भी 7 के बगल में है वो सारे क्षार होंगे। लेकिन जो यहाँ है, क्योंकि यहाँ OH की सांद्रता अधिक है, तो इधर वाले प्रबल क्षार होंगे और इधर वाले दुर्बल क्षार होंगे। और 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पीएच मान बराबर अगर 7 है तो क्या होगा, उदासीन होगा। अगर पीएच स्केल 7 से बड़ा है तो वो क्षार होगा। अगर पीएच स्केल का पैमाना 7 से कम है तो वो अम्ल होगा। कैसे, ये 7 पे उदासीन होता है और इधर वाला क्षार, इधर वाला अम्ल। आई बात समझ में। कहाँ, 7 से जब भी कम होगा, 1 पॉइंट भी कम होगा तो वो अम्ल हो जाएगा। अगर 7 से 1 पॉइंट भी अधिक हुआ वो तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ये पीएच स्केल है, 14 पैमाने होते हैं। 7 वाले को हम मानक मानते हैं, जिसे उदासीन कहते हैं। इसके अगर 1 पॉइंट भी बढ़ा तो वो क्षार में काउंट होगा, 1 पॉइंट घटा तो वो अम्ल में काउंट होगा। अम्ल 7 से 0 तक होता है, 1 तक होता है। और 7 के बाद 14 तक क्या होता है, OH। यहाँ NaOH होता है, शुद्ध NaOH का मान कितना होता है, 14। और यहाँ शुद्ध जो भी सांद्र, अगर सांद्र HCl है तो उसका पीएच मान 0 होगा, 0 से 1 होगा हम कह सकते हैं। तो आप समझ लिए कि अगर 7 है तो उदासीन होगा, 7 से अधिक है तो क्षार होगा, 7 से कम है तो अम्ल होगा। यह है पीएच मान। अब हम थोड़ा एक सूत्र जान लेते हैं पीएच का। पीएच स्केल का एक सूत्र होता है पीएच निकालने का, -log 10⁻⁻H प्लस आयन, जिससे हम पीएच मान निकालते हैं। अभी जब आपको इस दूसरे चैप्टर का एक्सरसाइज कराया जाएगा तो इस पे सवाल आपको बताए जाएंगे कैसे निकालने होते हैं। अभी आप इतना जानिए कि पीएच यानी पीएच मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -log 10⁻H प्लस आयन। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है आज का,
पीएच का महत्व, पीएच का महत्व क्या क्या है? पीएच का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ये टॉपिक है। या पीएच का महत्व ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे दैनिक जीवन में बहुत से पीएच के महत्व है। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के परास के बीच कार्य करता है। परास मतलब रेंज होता है, इसके मध्य लिख सकते हैं, परास के या मध्य कार्य करता है। यानी हमारे शरीर का पीएच मान किसके मध्य कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच। हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी चीजें, इससे कम भी होता है, लेकिन रेंज माना जाता है कि 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, कम होता है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। ये हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग है। क्योंकि हम कैसे पता करेंगे? पीएच मान के द्वारा, कि अगर 5.6 से, वर्षा के जल का मान कितना है? 5.6 से है, कम है, तो हम कह देंगे वो क्या है? अम्लीय वर्षा है। अगला भी महत्व हम समझ सकते हैं, यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है, तो 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षय होने लगता है, दांतों का क्षय होने लगता है। क्या समझे आप लोग? कि यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो हमारे दांत क्या होने लगेंगे? गिरने लगेंगे। अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट पीएच मान वाला, एक विशिष्ट पीएच मान वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये सब पीएच का महत्व है। क्या समझे हम लोग? कि पीएच कहाँ कहाँ कार्य करता है? हमारे पाचन तंत्र, जब हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान कम हो जाता है तो हमारा पेट अम्लीय हो जाता है, जलन होने लगती है, तो वहाँ भी कार्य करता है। कितने के बीच कार्य करता है? 7.78 के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का मान पीएच मान 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा में परिवर्तित हो जाता है। यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो वो किसमें हो जाए? उस दांतों का अच्छा होने लगता है। इसलिए हम टूथपेस्ट में क्या लेते हैं? नमक की मात्रा लेते हैं, क्योंकि नमक उदासीन होता है, 7 होता है उसका पीएच, तो वो इसको बढ़ाता है। अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट पीएच मान की मिट्टी वाली आवश्यकता है। यदि मिट्टी का पीएच मान कम हो गया तो भी उपज अच्छी नहीं होगी, ज्यादा हो गया तो भी उपज अच्छी नहीं होगी, तो एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। ये सब किससे संभव है? पीएच से। तो ये सब पीएच का महत्व है कि पीएच क्या क्या हमें दे सकता है। आगे पार्ट हम अगर पढ़ेंगे पार्ट 2। यहाँ पार्ट 2 में हमें पढ़ना है लवण। क्या पढ़ना है? लवण के बारे में पढ़ना है। हमने पूरा पढ़ लिया किसके बारे में? अम्ल और क्षारक के बारे में। हमें लवण के बारे में पार्ट 2 में पढ़ना है। आगे कल हम आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।